Hello everyone, welcome to Bregma Beyond Basic BMS. Myself डॉक्टर अमोघ पाठक और मैं आपको पढ़ाऊंगा अगत तंत्र एवं विधि वैद्यक। आज का हमारा विषय है चैप्टर 2 विष चिकित्सा मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पहले बात करते हैं इसकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चैप्टर 1 और 3 के साथ कंबाइन 13 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसका मतलब है इस चैप्टर से आपको 1 से 2 MCQs, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और इस चैप्टर से यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन आता है। हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के सारे मस्ट टू नो टॉपिक्स को हम कंप्लीट करें और साथ में डिजायरेबल टू नो टॉपिक्स को भी हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है चतुर्विंशति उपक्रम, 24 मैनेजमेंट प्रोसीजर्स जो यूज किए जाते हैं आचार्य चरक के द्वारा। मंत्र अरिष्टोत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्नि परिषेक, अवगाह, रक्त मोक्षण, वमन विरेको उपदहनानि च, हृदयावरणम अंजनम, नस्यम धूमम, लेह औषधम प्रशमनम, प्रतिसारणम प्रतिविषम, संज्ञास्थापन लेपः, मृत संजीवनमेव च, विंशति उपक्रमा कृतश्चत्वारः, पठ्यता संक्षेपेण क्रमादता संप्रवक्ष्यामि। अब इन 24 उपक्रमों के हम नाम देखेंगे। मंत्र अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्नि, परिषेक, अवगाह, रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन, उपधान, हृदयावरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह, औषध, प्रशमन, प्रतिसारण, प्रतिविष, संज्ञास्थापन, लेप और मृत संजीवन। इन 24 उपक्रमों को हम इनकी क्रिया विधि के अनुसार, इनके मैकेनिज्म के अनुसार अलग अलग विभागों में बांट सकते हैं। जैसे कि स्थानिक नियंत्रण एवं विसर्जन, इनका काम क्या होता है? लोकल कंटेमिनेशन रोकना और जो पॉइजन होता है उसको बाहर निकालना। जैसे अरिष्ट बंधन, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्निकर्म एक्सेट्रा। शोधन कर्म, इनका काम क्या होता है? जो बॉडी में पॉइजन पहुंच चुका है उसे बाहर निकालना। जैसे रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन। शमन एवं स्थानीय कर्म, ये क्या करते हैं? एक डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स जो क्रिएट होते हैं उनको कम करते हैं। जैसे परिषेक, अवगाह, उपदान, अंजन, नस्य, धूम, लेह, औषध, प्रशमन, प्रतिसारण और लेप। इसके अलावा विशिष्ट चिकित्सा जो सपोर्टिव और रिससिटेटिव वर्क करती है। जैसे मंत्र, हृदयावरण, प्रतिविष, संज्ञा स्थापन, मृत संजीवन, नस्य, धूम, अंजन, इन सबको भी विशिष्ट चिकित्सा में मानते हैं। अरिष्ट बंधन, अब अरिष्ट बंधन से हम क्या समझते हैं? अरिष्ट का मतलब होता है अमंगल। जो अमंगल यानी बुरी चीज को बांध दे उसे हम अरिष्ट बंधन कहते हैं। तो अरिष्ट बंधन में हम क्या करते हैं? जो बाइट प्लेस होता है यानी जो दंश स्थान होता है उससे 4 अंगुल ऊपर किसी रस्सी से या किसी मृदु छाल से या किसी रेशमी या सूती वस्त्र से या किसी मुलायम रस्सी से बांध देते हैं ताकि विष जो है वो संपूर्ण शरीर में ना फैल पाए। अब इस बात का ध्यान रखना है कि इसको मुख्यतः कहाँ बांधना है? शाखा में। और इसका कहाँ प्रयोग नहीं करना है? इसका प्रयोग हम वक्ष प्रदेश में या फिर उदर प्रदेश में नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम ग्रीवा प्रदेश में नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्यतः प्रयोग शाखा भाग में ही होता है। और इसका मुख्यतः प्रयोग सर्प, लूत, वृश्चिक, इनके पॉइजनिंग में ज्यादा यूज होता है इसका। इसके मॉडर्न कोरिलेशन को समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट, उसके बाद हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि टॉर्निकेट को लंबे टाइम तक नहीं बांधना है, क्योंकि अगर हम लंबे टाइम तक इस बंधन को बांधे रहेंगे तो क्या होता है? उस स्थान पर नेक्रोसिस क्रिएट होने लगती है, ठीक है, और टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो आपका पूरा लिम्ब सड़ के खत्म भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि 100 मात्रा काल से अधिक समय तक अरिष्ट बंधन को नहीं बांधना है। 100 मात्रा काल मतलब 100 सेकेंड। उसके बाद अरिष्ट बंधन को खोलना है और फिर 4 उंगल और ऊपर उसको दोबारा से बांध देना है। अगला है उत्कर्तन, सर्जिकल एक्सीजन। उत्कर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है काटना, चीरा लगाना या शल्य क्रिया करना। इसका मेन काम होता है जो लोकल एरिया में विष पहुंच चुका है उस एरिया के ब्लड को बाहर निकालकर जो पॉइजन है उसको बॉडी के अंदर
फैलने से रोकना। उत्कर्षण करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उत्कर्षण का उद्देश्य क्या है? जो दूषित रक्त है और विष है उसको शीघ्रता से बाहर निकालना। लेकिन इसमें कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उत्कर्षण करते समय सिरा, स्नायु, संधि और मर्म स्थान के ऊपर उत्कर्षण नहीं करना चाहिए। उत्कर्षण करने के बाद निष्पीड़न और चूषण उपक्रम के द्वारा भी रक्त को बाहर निकाला जा सकता है। इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है? वुंड एक्सीजन। ठीक है, ये यूजुअली किस में यूज होता है? स्नेक बाइट्स में। अगला है परिचेक और अवगाह। परिचेक और अवगाह किस काम आते हैं? ये यूजुअली जो लोकल सिम्टम्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उनको रोकने के काम आते हैं। विष का प्रभाव ज्यादातर तीक्ष्ण उष्ण होता है, आशुकारी होता है और पित्त के समान प्रकृति होती है। किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं? शीतवीर्य द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। क्यों? ताकि विष के प्रभावों को शांत किया जा सके। शीतवीर्य के द्रव्य जैसे चंदन, उशीर या फिर दूध, इन सब का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसमें जल का प्रयोग किया जाता है, जल या फिर किसी लिक्विड मीडियम का। अब परिषेक क्या होता है? कंटिन्यूअस पोरिंग। इसको आप समझ सकते हैं शावर। लिक्विड को लगातार जो व्रण है या जो दंश स्थान है, जो बाइट एरिया है, वहां पे लगातार गिराते रहें और उस स्थान को लगातार धोते रहें। इससे विष का प्रभाव कम हो जाता है। और दूसरा है अवगाह, इमर्जन। मतलब जिस स्थान पे दंश हुआ है उस स्थान को पूरी तरह जल या फिर औषध सिद्ध जल के अंदर डुबा देना। इससे क्या होता है? नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और बाइट एरिया से पॉइजन निकल के बाहर भी आ जाता है। इसको हम मॉडर्न में किससे कोरिलेट कर सकते हैं? कंटिन्यूअस कोल्ड सैलाइन इरिगेशन। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है किसमें? किसमें इसका यूज होता है? रेबीज पॉइजनिंग में। रेबीज पॉइजनिंग में 15 15 15 रूल अप्लाई होता है। 15 मिनट तक पानी से धोना, फिर 15 मिनट तक बाइट एरिया को वॉश करना, फिर 15 मिनट तक उसको पानी से धोना। तो परिषेक और अवगाह, इसको मॉडर्न कोरिलेशन क्या है? कंटिन्यूअस कोल्ड सैलाइन इरिगेशन। वमन और विरेचन, एमिसिस एंड पर्गेशन। देखिए, वमन और विरेचन जो है वह शोधन प्रक्रम है, तो विष को भी शरीर से बाहर निकालेंगे। अब वमन का काम कब करना है? वमन का प्रयोग कब करना है? जब जो विष है वो मुख मार्ग से लिया गया है और वो कहाँ प्रेजेंट है? आमाशय में। तो उसको बिना समय गंवाए उसको वमन करवाएं। किन द्रव्यों से? जैसे मदन फल है या फिर सैंधव लवण का पानी, ठीक है, यष्टि मधु, इन सब के द्वारा उल्टी करवाकर जो पॉइजन है उसको एब्जॉर्ब होने से रोक देना है। विरेचन कर्म कब करना है? जब विष आमाशय से पार होकर पक्वाशय में पहुंच जाता है, तब हमें किनको यूज करना है? आरगवद, त्रिव्रत, स्नुही क्षीर, अर्क क्षीर, एरंड तेल, इन सब विरेचक द्रव्यों का प्रयोग करके हमें विरेचन कर्म करवाना है और मल के मार्ग से विष को बाहर निकाल देना है। इसके मॉडर्न कोरिलेशन को समझते हैं। वमन कर्म का मॉडर्न कोरिलेशन हो सकता है आपका किससे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिकंटामिनेशन से, गैस्ट्रिक लेवाज से, इंड्यूस्ड एमएसएस से। और जो विरेचन कर्म है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं किससे? होल बाउल इरिगेशन से। अगला कर्म है रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग। रक्त मोक्षण में क्या किया जाता है? रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब मान लीजिए जो विष है वह रक्त के अंदर प्रवेश कर चुका है, जैसे कि सर्पदंश की कंडीशन में, तो हमें क्या करना होता है? रक्त में से जल्दी हो सके, जितना हो सके उतना विष बाहर निकालना होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली दो विधियां हैं, सिरावेदन और जलौकावचरण। यदि विष पूरे शरीर में फैल गया है तो हम वहां पे क्या करेंगे? सिरावेदन करेंगे। लेकिन अगर विष एक स्थान विशेष में ही स्थित है तो हम वहां पे क्या करेंगे? जलोकावचरण करेंगे। इसको हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में? हीमोडायलिसिस या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसका काम क्या होता है? जितनी जल्दी हो सके आपके ब्लड स्ट्रीम में से पॉइजन को और टॉक्सिन को बाहर निकालना। ठीक है। प्रतिविष, प्रतिविष का मतलब होता है एंटीडोट। प्रतिविष जो विष का प्रतिकार करे, ये एंटेगोनिस्ट एक्शन करता है विष के विपरीत में। इसके बारे में बहुत ही अच्छा एक उदाहरण कहा गया है कि विष ही विष की औषधि होती है। इसके बारे में हम जानते हैं कि जांगम द्रव्य जो होते हैं, जो जांगम विष होते हैं, उनकी औषधि में क्या प्रयोग किया जाता है? स्थावर विष। और स्थावर विषों की चिकित्सा में जांगम विष का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये कब किया जाता है? विष के अंतिम वेग में। इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है? जो स्पेसिफिक एंटीडोट्स होते हैं उनको हम प्रतिविष में गिन सकते हैं, जैसे कि ओपियोइड पॉइजनिंग में नैलेक्सोन का यूज करना, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन का यूज करना, जो अलग अलग स्नेक बाइट्स केसेस होते हैं उनमें स्नेक एंटी स्नेक वेनम का यूज करना। संज्ञा स्थापन एंड मृत संजीवन। संज्ञा स्थापन का अर्थ होता है कि पेशेंट को कॉन्शियस करना, और मृत संजीवन का सीधा सीधा आता है रिससिटेशन, मृत व्यक्ति के शरीर में प्राणों को दोबारा फूकना। जब व्यक्ति अचेत अवस्था में हो जाता है तब उसको वापस होश में लाने के लिए हम क्या क्रिया करते हैं? संज्ञा स्थापन।
और जब व्यक्ति की सांसें पूरी तरह रुकने लगती हैं, उसका रक्त परिसंचरण तंत्र रुकने लगता है, तो अंतिम समय पर क्या किया जाता है? मृत संजीवन चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है? ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और कार्डियक लाइफ सपोर्ट, CPR, डिफिब्रिलेशन, इंट्रावेनस एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। इन सब का काम क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करना और पेशेंट की लाइफ को सस्टेन करना। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इमरजेंसी टॉक्सिकोलॉजी और उसके मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। बेसिक मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग के कुछ सिंपल प्रोटोकॉल है जिसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आता है रिससिटेशन एंड स्टेबलाइजेशन। पेशेंट को सबसे पहले स्टेबल करना जरूरी है, उसके वाइटल्स को स्टेबल करना सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर उसके वाइटल्स स्टेबल नहीं रहेंगे तो पेशेंट की बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होता है? ABCDE, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। उसके बाद पेशेंट को स्टेबल करने के बाद हमें क्या करना है? उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करनी है। टॉक्सिकोलॉजिकल हिस्ट्री का क्या मतलब है? कि उसने कौन सा पॉइजन इंजेस्ट किया है और कितनी मात्रा में इंजेस्ट किया है, कितनी देर पहले इंजेस्ट किया है, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें किस तरह से उसकी चिकित्सा करनी है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इनिशियल डिकंटामिनेशन। जो अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन है उसको जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकालना। अगर बाइट है तो वहां पे हमें क्या करना है? सैलाइन इरिगेशन। और अगर वो पेट के अंदर है तो हमें क्या करना है? गैस्ट्रिक लवाज या इंड्यूस एमेसिस, कुछ भी करके जो पॉइजन अब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसे तुरंत से तुरंत हटाना। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग। हमें किस चीज का ध्यान रखना है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लगातार सही से चलता रहे और वाइटल्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और SpO2 लेवल्स। सपोर्टिव केयर कौन कौन सी होती है? वेंटिलेटरी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का ध्यान रखना है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से चलता रहे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज अ वेरी बिग कॉज इन डेथ ऑफ पॉइजनिंग केसेस। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम इंट्यूबेशन करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज करते हैं और नैलेक्सोन जैसी ड्रग्स का भी यूज करते हैं। हीमोडायनेमिक सपोर्ट, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसको हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस क्रिएट ना हो। इसी के लिए हमें वेसोप्रेसर ड्रग्स या वेसोडिप्रेसर एजेंट्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन। ये दोनों क्या है? ये वेसोप्रेसर है। न्यूरोलॉजिकल मैनेजमेंट, पॉइजनिंग केसेस में फिक्स भी पड़ते हैं तो आपको एंटी कन्वल्जेंट्स का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार जो इरिटेंट पॉइजन होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि बार बार उल्टी हो रही होती है, बार बार पर्गेशन हो रहा होता है, तो उस वक्त आपको उसके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को मेंटेन करते हुए आपको उसको बचा के रखना है। और स्पेसिफिक ऑर्गन प्रोटेक्शन, पॉइजन का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है? नंबर 1 आपके लिवर पर, दूसरा किडनीज पर। यही दोनों ऑर्गन्स हैं जो पॉइजन को मेटाबोलाइट करते हैं और पॉइजन का एक्सक्रीशन करते हैं। तो पॉइजन को मेटाबोलाइट करने की कोशिश में लिवर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और हेपेटोटॉक्सिसिटी जैसी कंडीशन क्रिएट होती है और रीनल सिस्टम ओवरलोड में होता है। रीनल सिस्टम भी रीनल फेलियर की तरफ जाने लगता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे टाइम उसके यूरिन आउटपुट पे ध्यान रखें, यूरिन कलर, जो यूरिन की क्वांटिटी है उस पर ध्यान रखें। ओके, वरना एक्यूट किडनी फेलियर कंडीशन आ सकती है। अगला पॉइंट है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन की क्या जरूरत है? जो आपके बॉडी के अंदर पॉइजन मौजूद है, मानो आपने उसे मुंह से खा लिया है लेकिन वो आपके पेट में मौजूद है, वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा नहीं है पूरी तरह, तो उसको अगर हम बाहर निकाल देंगे तो आगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होंगी। इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? ये देखना कि पेशेंट होश में है या बेहोश है। अगर पेशेंट कैसा है? कॉन्शियस एंड विलिंग, मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी बात सुन रहा है, तो आपको क्या करना है? इंड्यूस्ड एमिसिस, मतलब उसको वमन करवाना है, उसको सलाइन वाटर पिलाना है, नमक का पानी पिलाना है और उसको बार बार उल्टी करवानी है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर अनविलिंग है, अनविलिंग मतलब पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो क्या करना है आपको? उस वक्त क्या करना है? उस वक्त आपको गैस्ट्रिक लेवाज का यूज करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उसको लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में लेटाएंगे। इसका काम क्या होता है? पल्मोनरी एस्पिरेशन को रोकना, क्योंकि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो कई बार एमेसिस हो रही होती है, जो उल्टी की संभावना होती है, तो उस समय पॉइजन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जा सकता है और उससे फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्रिएट हो सकता है।
तो लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में लिटाने से ये कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, एयरवे सिक्योरिटी। आपको ये देखना है कि पेशेंट का एयरवे क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आपको उसके अंदर क्या करना है, इंट्यूबेशन। अगला पॉइंट होता है राइल्स ट्यूब इंसर्शन। एक 36 से 40 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है। इसका काम होता है आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स को बाहर निकालना। अगला पॉइंट है वॉशिंग एंड साइफनेज। तो राइल्स ट्यूब आपने गैस्ट्रिक यानी कि पेट में डाल दिया, उसके बाद आपको सिरिंज के थ्रू राइल्स ट्यूब में 200 से 300 ml ऑफ सेलिंग डालना है। 1 से 2 मिनट बाद आपको उसे वापस बाहर निकाल लेना है और बार बार उस फ्लूइड को आपको करेक्ट करते रहना है और देखते रहना है कि वो फ्लूइड कब तक क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं आ रहा तब तक आपको इस प्रोसेस को दोहराते रहना है। यूजुअली जो गैस्ट्रिक लवाज होता है 1 से 2 आवर्स तक सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, लेकिन इसको अप टू 6 आवर्स तक किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। कोरोसिव पॉइजन्स जैसे एसिड या एल्कालीज होते हैं, उनकी कंडीशन में गैस्ट्रिक लवाज कॉन्ट्राइंडिकेटरी होता है, क्योंकि ये और ज्यादा इसोफेजियल डैमेज को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। मतलब जो पॉइजन आपके बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुका है उसे बाहर निकालना। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल। रिपीटेड डोज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल आपको खिलाई जाती हैं, जैसे कि कार्बामेजापाइन, थियोफाइलिन, फिनोबार्बिटॉल। ये क्या करते हैं, जब आपके पेट में होते हैं तो आपके ब्लड स्ट्रीम से टॉक्सिन्स को वापस आपकी गट में खींचते हैं। उसके बाद ये यूरिनरी एल्कलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को इंट्रावीनियसली इंजेक्ट किया जाता है। इससे यूरिन का पीएच बढ़ाया जाता है और इससे क्या होता है टॉक्सिन्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल सिस्टम के थ्रू, वो कम हो जाता है और एक्सक्रीशन उनका बढ़ जाता है। फोर्स डायूरेसिस, पेशेंट को लगातार आईवी फ्लूइड्स चढ़ाए जाते हैं ताकि उसको बार बार मैच्योरेशन हो, बार बार वो यूरिन पास करे और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉइजन वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दे। ठीक है, एंटीडोट्स ऑफ स्पेसिफिक पॉइजन, जो ओपियोइड्स होते हैं जैसे हेरोइन और मॉर्फिन, उसके लिए नेलेक्सोन वंडर ड्रग है। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है उसके लिए एक्ट्रोपिन चॉइस ऑफ ड्रग है। एंटी स्नेक वेनम, ये पॉलीवेलेंट इम्यूग्लोबिन की वैक्सीन होती है जो स्नेक वेनम में बहुत अच्छा काम करती है। चिलेटिंग एजेंट्स जैसे बाल, ईडीटीए, ये सब क्या करते हैं, ये हैवी मेटल पॉइजनिंग में ये फैसिलिटेट करते हैं यूरिन सेक्रेशन को और हैवी मेटल्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है उसका बेसिकली यूज इंजेस्टिक पॉइजन में होता है, मतलब जो पॉइजन आप ओरल रूप से लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स एक्टिवेटेड चारकोल, 1 पार्ट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और 1 पार्ट टैनिक एसिड यूज किया जाता है। इसके अलावा बेसिक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। पेन रिलीफ, एनाल्जेसिक और एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स को देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेवियर पेन की वजह से पेशेंट वेसोवेगल शॉक में जा सकता है, जो कि एक हाइपोटेंसिव शॉक होता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। टेम्परेचर कंट्रोल, अगर पेशेंट का टेम्परेचर कंट्रोल ना किया जाए तो टॉक्सिन इंड्यूस्ड हाइपरथर्मिया कंडीशन क्रिएट हो सकती है और पेशेंट को इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस में एंटीएमेटिक्स दिए जाते हैं, क्योंकि सेवियर नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट होने से पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक 24 उपक्रम, इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने अलग अलग क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किए हैं, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।